हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एसे में एसे नंबर 13 देखेंगे। इनफैक्ट ये फिर कंटिन्यूज आपका है सीएपीएफ एसी 2017 का ये टॉपिक आया हुआ है, इंडिया वर्सेस चाइना इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। यानी कि भारत विरुद्ध चीन दक्षिण एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के प्रसंग में। देखो, ये टॉपिक जो है अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। सबसे पहले आपको देखना होगा, एक एक तरह से देखा जाए तो ये थ्री पार्ट का कॉम्बिनेशन है। एक आपका इंडिया और चाइना, एक तरह से इंडिया चाइना रिलेशनशिप सबसे पहला। तो और दूसरा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के संबंध में। उसके बाद स्पेसिफिकली ये कह रहा है साउथ एशिया के संबंध में। साउथ एशिया आप जानते हो कि साउथ एशिया में इंडिया सबसे मेजर प्लेयर है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, आपका मालदीव्स, श्रीलंका, ये कंट्री जो आपके आते हैं आपके साउथ एशिया में। तो वहां एक तरह से जो स्टिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। तो अब देखो, मान लीजिए आज सच ये टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन अभी देखो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया आपका चाइना, इंडिया नेपाल, ये दोनों में से एक जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा मैं यही बोलता हूं ना कि किसी भी टॉपिक को होलिस्टिक वे में आपको पढ़ने की जरूरत है। अब सपोज ये इंडिया वर्सेस चाइना आया था, इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। अब हो सकता है कि अभी चूंकि देखो नेपाल और इंडिया काला पानी और ये सब में जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, फिर आपका इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। कहीं ना कहीं अब ये चीजें आएगा कि होल वे में इंडिया का बॉर्डर किस किस कंट्री से लगता है सबसे पहले। दूसरा फिर ये है, कहीं ना कहीं इस बार जो है आपका ये जम्मू एंड कश्मीर का भी जो है बाइफर्केशन एक तरह से हो गया दो यूनियन टेरिटरी में। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका बॉर्डर इश्यूज से रिलेटेड जो है वो इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइदर इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल या इंडिया पाकिस्तान के संबंध में, या फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर के स्पेसिफिक केस में कोई ना कोई चीजें आना है। तो इंडिया चाइना ऐसे भी जो एक तरह से ना अभी इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो देखो, इंडिया एंड चाइना बोथ गोट इंडिपेंडेंस इन लेट 1940s। बोथ आर हैविंग ह्यूज पोटेंशियल पार्टिकुलरली इन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और चाइना 1949 में एक ये इस फॉर्म में आया, 1949। अदरवाइज देखो, चाइना जो है एज ए इंडिपेंडेंट माना जाता है 1911 में ही, डॉक्टर सन्यास सेन के टाइम में। लेकिन उसके बाद फिर ये ऑलरेडी फिर प्रॉब्लम में रहा। लेकिन जो आपका 1949 में जो आज प्रेजेंट देख रहे हो, माओ जेडोंग आए, तो जो आपका कम्युनिस्ट चाइना का राइज जो हुआ, कम्युनिस्ट चाइना का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1949 में। तो एक तरह से उसी वजह उस टाइम को माना जाता है उसका इंडिपेंडेंस। तो दोनों के पास देखोगे नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत पोटेंशियल है। एरिया में भी, एरिया में देखा जाए तो चाइना हमसे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लार्ज है। लेकिन देखोगे कि जो यूजफुल लैंड है वो यूजफुल लैंड सारे उसके पास नहीं है। बहुत सारे जो आपके बैरन लैंड्स हैं उनके पास भी। हमारे पास जो लैंड है वो मेजोरिटी कुछ एक क्षेत्र को छोड़ करके जो है वो फर्टाइल लैंड है और वो अच्छा लैंड है। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हमारे पास भी है, उनके पास भी है। ह्यूमन रिसोर्स, वो चाइना जो है दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन उसके पास है, हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। Till almost 1980s, both were almost equal in terms of economic might. But with the economic reform done by China in 1979 under the able leadership of Deng Xiaoping, pushed China way ahead of India, and the gap since has been increasing continuously. देखो, अब ये जो है इनफैक्ट देखा जाए तो दोनों की स्थिति अच्छी थी। चाइना भी ये जानता था कि इंडिया हमारे बराबर है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं देखोगे इंडिया जो है डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा था। नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अधिक ध्यान दे रहा था। लेकिन चाइना, जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और चाइना के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो भी आपका जो काफी इन्फ्लुएंशियल थे और नॉलेजेबल थे, ठीक है।
चाओ एन लाई, ठीक है। तो चाओ एन लाई भी हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार थे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार थे। चाइना जानता था कि यदि हम इंडिया को इस समय नहीं रोके तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो इंडिया पाकि जो चाइना वॉर 1962 यानी साइनो इंडिया वॉर जिसको बोलते हैं, उसके बाद इंडिया कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिछड़ता गया। हम जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो पैसे फंड इन्वेस्ट कर सकते थे उसे हमने डिफेंस में स्पेंड करना स्टार्ट किया, और ग्रेजुअली जो है चाइना 1979 में, और चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है। हम किसी भी चीज को उस ढंग से पुश नहीं कर सकते। इनफैक्ट अभी देखो कोविड 19 पेंडेमिक के ड्यूरेशन में जिस ढंग से चाइना ने हैंडल किया सिचुएशन को, उस ढंग से हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद यानी 1979 का जो रिफॉर्म किया उसके बाद दोनों में गैप जो बढ़ता गया। The relationship between China and India after independence has been of hostility in almost every area. इनफैक्ट देखोगे कि जो तिब्बत को लेकर के स्टार्ट होता है कि दलाई लामा जो अभी हैं, तो उनको 1959 में इंडिया ने असाइलम दिया, और चाइना ने कहीं ना कहीं इस चीज को एक तरह से कॉन्स्पिरेसी के तौर पे लिया, और कहीं ना कहीं इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री था जिसने चाइना का जो तिब्बत को चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट माना। इसके बाद भी हमने उसको हमेशा हेल्प की करने की दृष्टि से देखा और बड़े भाई की दृष्टि से देखा, बट चाइना ने हमेशा हॉस्टिलिटी की दृष्टि से देखा। इन रिसेंट टाइम with the help of superior economic capability, China is encircling India from all directions and many parts of the world, but this is more so visible in South Asia. No doubt in South Asia, India is the largest country in every aspect, from geographical area, population to economy. यानी इकोनॉमी में भी हम सबसे लार्जेस्ट हैं, और आपके पॉपुलेशन में भी, और उसके बाद ज्योग्राफिकल एरिया में भी। China is knowing that India's relation with Pakistan is not good, so it is using Pakistan with the help of its money power. It is developing China-Pakistan economic corridor, which is passing through Pak-occupied Kashmir, yani POK. With this economic corridor, which runs till Gwadar port in Pakistan, it is increasing its presence in Indian Ocean. It is also developing Sri Lankan port of Hambantota and Chittagong port of Bangladesh. These are being done keeping economic interest. In recent times, China is also developing many infrastructures in Maldives. So China is encircling India in South Asia because all countries in vicinity of India are in need of money, and China with its trade surplus has accumulated huge money and providing different concession to countries in neighborhood of India in South Asia. Recently it has been better relationship between both these country. देखो चाइना के पास क्या है ना कि इकोनॉमी जो हमारे पास देखा जाए तो हम करेंट अकाउंट डेफिसिट में चलते हैं, और चाइना जो है ह्यूज करेंट अकाउंट सरप्लस में चलता है ड्यू टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग पावर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, उसके कारण इसके पास करंट अकाउंट सरप्लस है। अब करंट अकाउंट सरप्लस है तो आपके पास जो कैपिटल आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये लगाओगे। तो चाइना क्या करता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, एक टर्म आप यूज कर सकते हो, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब है कि हमने कर्ज दिया, अब कर्ज दिया कि डेवलपमेंट करने के लिए, भैया ऐसा है कि पोर्ट यदि आपका यूज नहीं हो रहा है तो आप डेवलप कीजिए, रोड आपका पैसे नहीं है, फंड है, तो आप रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, रेलवे में डेवलप कीजिए, सारी चीजों में डेवलप कीजिए, पैसा हम देंगे। लेकिन वो जानता है कि कुछ जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं अनवायबल होते हैं। जैसे श्रीलंका में कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया डेवलप कर रहा था, इंडिया जान रहा था कि वो वायबल नहीं है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स को इंडिया ने मना कर दिया कि इकोनॉमिक रूप से ये वायबल नहीं है। चाइना ने उसे श्रीलंका को मोटिवेट करके वो प्रोजेक्ट करवा दिया। अब पैसे आपने दे दिए और आपने पैसे ले लिए, तो आपको पैसे लिए हैं तो आपको कुछ ना कुछ कंसेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोन चुकाइए। तो चाइना क्या करता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, अफ्रीकन कंट्री से लेकर के हर को जिसके जिसके पास हाँ पैसे की कमी है ठीक है ले जाओ, उसके बाद ये कंसेशन लेते हैं। It is not that India is silent a spectator in this regard and is silent. It is also taking necessary steps to counter China.
It is having cordial relations with Bhutan and helping it in overall development. India has been in better relationship with Nepal since 1950s. It is keeping eyes on Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. Being the largest country in South Asia, India has more responsibility to keep in order the entire region. देखो नेपाल के साथ हमारा रिलेशन 1950 से बहुत अच्छा था. अभी जो भी है रिसेंट टाइम में देखोगे कि चाइना एक तरह से नेपाल को यूज कर रहा पपेट के तरह से, और नेपाल भी ये चाहता है कि हमारे पास दो सुपर पावर हमारे विसिनिटी में हैं. तो इट वांट्स मोर बार्गेनिंग कि जो अधिक हमें सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे हम उनके साथ होंगे. और यदि ऐसा सिचुएशन ना हुआ होता तो जिस ढंग से अभी नेपाल बात कर रहा है शायद वो नहीं किया हुआ होता. बट इन ग्लोबल ऑर्डर ना एवरी कंट्री हैज सोवरेनिटी, बट दैट सोवरेनिटी इज नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म. जो बड़े कंट्री हैं उनके पास अधिक लीवरेज होता है. तो नो डाउट इन जो साउथ एशिया में है इंडिया को के लिए सब कंट्री के साथ लीवरेज है एक्सेप्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान का एक तो जो लोकेशन है वो उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और पाकिस्तान भी इस बात को जानता है और पाकिस्तान इस चीज का यूज एज वेल एज मिस यूज दोनों करता है. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को छोड़ करके देखा जाए तो हर कंट्री के साथ मोर और लेस हमारे पास लीवरेज है. तो वी आर ऑल्सो यूजिंग दैट. Both these countries have their ambitions to dominate in the area and both are trying from their points of view. At some point, they are at opposite side to each other, but in many places, they are under the single platform. In this connected world, no country is self-sufficient. Both require mutual cooperation for better growth. Hope the present tense relationship will soon be cordial. जो अभी रिलेशनशिप चल रहा है बॉर्डर स्किर्मिश, तो देखा जाए तो नो डाउट इनफैक्ट 1967 देखो 1962 में इंडिया साइनो इंडिया वॉर हुआ, यानी कि इंडिया चाइना ने वॉर फेस किया और इंडिया को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फेस करना पड़ा. उसके बाद आप नाथुला एरिया में देखोगे 1967 में भी स्कर्मिशेस हुआ, लेकिन 1967 के बाद दोनों कंट्री के बीच रिलेशन जो भी टेंस रहा हो लेकिन फायरिंग नहीं हुआ. कहीं ना कहीं हम जो भी है फ्लैग मीटिंग, डिप्लोमेटिक मीटिंग, बैक चैनल, वॉट एवर द मैकेनिज्म, हमने चीजों को सही करने की कोशिश की. लेकिन आज के डेट में जो इकोनॉमी है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और चाइना इकोनॉमिक टर्म में स्टार्ट हमारे बराबर की करने के बावजूद आज हमसे 5 टाइम बड़ी इकोनॉमी हो गई है. तो इस चीज क्या उसके पास लीवरेज है. बट एनीवे इन जो इंडियन ओशन रीजन है और साउथ एशिया है तो इंडिया के पास स्टिल लीवरेज है. वी हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल दोज एस्पेक्ट्स और हमें ये लीवरेज बरकरार रखना है. होप यू एंजॉय दिस सेशन. यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे.